रात के ठीक 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज़ मुंबई के लोअर परेल स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट्स की 7वीं मंजिल पर रहने वाले आर्यन मेहरा के छोटे से कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन, एक साधारण ग्राफिक डिज़ाइनर, अपनी मेज़ पर बैठा एक जटिल लोगो को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आर्यन ने घड़ी देखी। इस वक्त कौन हो सकता है? पड़ोसी? नहीं। डिलीवरी वाला? बिल्कुल नहीं। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और बारिश की ठंडी बूंदें। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे के पायदान पर पड़ी। वहाँ एक काला, बिना पता लिखा हुआ लिफाफा पड़ा था। उसने झुककर लिफाफा उठाया। लिफाफे पर किसी प्रकार का कोई नाम या पता नहीं था, सिर्फ बीचों बीच लाल मोम की एक मोहर लगी थी। ये मोहर अजीब सी दिख रही थी, एक उलझा हुआ सर्प जो एक चाबी को निगल रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लिफाफा लेकर अंदर आया और उसे मेज़ पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद ये किसी की गलती है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। किसी ने गलत दरवाजे पर छोड़ दिया होगा। लेकिन उस लिफाफे से आ रही मिट्टी और नमी की अजीब सी महक उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। उसने मोहर को सावधानी से तोड़ा। अंदर एक पतला, पुराना और पीला पड़ चुका कागज था। उस कागज पर सिर्फ 3 शब्द काली स्याही से बड़े अक्षरों में लिखे थे। दीवार के पीछे देखो। आर्यन स्तब्ध रह गया। किस दीवार के पीछे? और ये किसने भेजा है? वो अपने कमरे की चारों दीवारों को घूरने लगा। उसका साधारण किराए का कमरा, जो अब अचानक किसी डरावनी पहेली का हिस्सा बन गया था। अचानक उसकी नज़र रसोई घर के पास वाली उस पुरानी अलमारी पर पड़ी। अध्याय 2, खुरपी और एक छिपा हुआ डिब्बा। आर्यन ने घबराहट में चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन कमरे में वो अकेला था और बाहर अब भी बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। उसका ध्यान उस अलमारी की ओर गया। वो किराए के अपार्टमेंट में 2 साल से रह रहा था और ये अलमारी सिर्फ फालतू सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये अलमारी दीवार से सटाकर रखी गई थी। दीवार के पीछे देखो। यह संदेश उसके दिमाग में गूंज रहा था। आर्यन ने जोर लगाकर उस भारी अलमारी को दीवार से लगभग 1 फुट दूर हटाया। अलमारी के पीछे की दीवार पुरानी और प्लास्टर की हुई थी। वो ध्यान से उस दीवार को देखने लगा। वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। उसने दीवार पर हाथ फेरा। प्लास्टर ठंडा और खुरदरा था। वो हताश होने लगा। क्या ये किसी का मजाक था? तभी उसका हाथ एक जगह पर रुका। प्लास्टर का एक छोटा सा हिस्सा बाकी दीवार की तुलना में थोड़ा खोखला महसूस हो रहा था। ये हिस्सा लगभग 8 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा था और ये ज़मीन से लगभग 5 फुट ऊपर था। उसकी उत्सुकता भय पर हावी हो गई। उसने किचन से एक पुरानी छोटी खुरपी, पटी नाइफ उठाई। कांपते हाथों से उसने उस खोखले हिस्से के किनारों को धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया। क्रच क्रच। प्लास्टर आसानी से निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में एक आयताकार छिपा हुआ दरवाज़ा या एक ढक्कन सामने आ गया। ये हल्के धातु का था, जो दीवार के रंग में रंगा हुआ था। उस धातु के ढक्कन के बीचों बीच एक छोटा सा बारीक छेद था, शायद एक चाबी का छेद। चाबी? आर्यन बुदबुदाया। तभी उसे याद आया, उस लिफाफे पर लगी मोहर में उलझा हुआ सर्प एक चाबी को निगल रहा था। उसने तुरंत लिफाफे को उठाया और लिफाफे के निचले कोने को फाड़कर देखा। अंदर से एक छोटी पुरानी पीतल की चाबी निकली। चाबी पर अजीबोगरीब डिजाइन बने हुए थे। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। ये लिफाफा, ये मोहर, ये संदेश, ये चाबी, ये सब एक पूरी योजना का हिस्सा था। उसने उस पीतल की चाबी को सावधानी से दीवार में लगे धातु के ढक्कन के छोटे छेद में डाला। क्लिक। एक हल्की सी आवाज आई। ढक्कन अब ढीला हो चुका था। आर्यन ने अपनी उंगलियों से उसे बाहर खींचा। दीवार के अंदर एक छोटा सा तहखाना था और उस तहखाने के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ एक भूरे रंग का लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसने डिब्बे को बाहर निकाला। वो काफ़ी हल्का था। डिब्बे के ऊपर एक छोटा सा पीतल का नेम प्लेट लगा था। नेम प्लेट पर सिर्फ एक नाम खुदा हुआ था, विक्रम। आर्यन का दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। विक्रम? ये नाम उसने अपने बचपन की कहानियों में सुना था, जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। ये नाम किसी पुरानी चोट की तरह आर्यन के जहन में चुभ गया। उसकी दादी उसे हमेशा एक डरावनी कहानी सुनाया करती थी। उनके गांव के एक जमींदार विक्रम सिंह, जिनकी दौलत अचानक गायब हो गई थी और जिनकी मौत एक भयानक रहस्य बन गई थी। दादी कहती थीं कि विक्रम सिंह की दौलत शापित है। आर्यन ने जल्दी से अपने लैपटॉप की धूल हटाई और गूगल पर विक्रम सिंह जमींदार 1990 टाइप किया।
स्क्रीन पर पीली पड़ चुकी ऑनलाइन अखबार की एक पुरानी कतरन सामने आई। विक्रम सिंह की रहस्यमय गुमशुदगी, जमींदार का कोई सुराग नहीं। 25 जुलाई 1990, देवास। जमींदार विक्रम सिंह, जो अपने कठोर और गुप्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे, पिछले 2 सप्ताह से लापता हैं। पुलिस को उनके घर से कोई भी मूल्यवान चीज या नकदी नहीं मिली है। मामला हत्या या आत्महत्या का नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो अचानक गायब हो गए हों। आर्यन ने डिब्बे को देखा। ये डिब्बा बिल्कुल 1990 के दशक का लग रहा था। क्या वही विक्रम सिंह है? उसने फुसफुसाया। अगर ये वही था तो ये डिब्बा यहाँ मुंबई में उसके अपार्टमेंट की दीवार में कैसे पहुंचा? आर्यन ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी की आंखें उसे देख रही हैं। उसने डिब्बे को कसकर पकड़ा और उसे मेज पर रखा। डिब्बा साधारण, बिना ताले वाला था, सिर्फ एक स्लाइडिंग ढक्कन था। आर्यन ने धीरे से ढक्कन को 1 इंच खिसकाया। अंदर की नमी और पुरानी चीजों की महक उसके नथनों में भर गई। उसने ढक्कन को थोड़ा और खिसकाया। अब उसे अंदर कुछ चमकदार दिखाई दिया, शायद कुछ गहने। तभी सन्नाटे को तोड़ती एक कॉल। आर्यन का फोन, जो पूरे समय साइलेंट मोड पर था, अचानक जोर से बजने लगा। ये एक अनजाना नंबर था, 9188XXXXXX11। बारिश के सन्नाटे में फोन की आवाज इतनी तेज लगी कि आर्यन उछल पड़ा। उसका हाथ गलती से ढक्कन पर लगा और ढक्कन बंद हो गया। उसने डरते डरते कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ एक धीमी, डरावनी, बुजुर्ग आवाज आई। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। क्या तुमने डिब्बा खोल लिया, आर्यन? आर्यन के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने न तो किसी को लिफाफे के बारे में बताया था, न डिब्बे के बारे में, और न ही इस बात के बारे में कि वो इस पते पर रहता है। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी आई। कोई ऐसा जो जानता है कि तुम अभी क्या देख रहे हो, और मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए फोन कर रहा हूं। उस डिब्बे को वहीं जैसे का तैसा छोड़ दो। यह डिब्बा तुम्हारा नहीं है, ये शापित है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। ये सब क्या बकवास है? तुमने ये लिफाफा क्यों भेजा? आवाज धीमी लेकिन धमकी भरी हो गई। लिफाफा मैंने नहीं भेजा। वो चाबी मैंने तुम्हें नहीं दी। जिसने तुम्हें चाबी दी है वो तुम्हें फंसाना चाहता है। अगर तुमने उस डिब्बे को छुआ तो तुम्हारी जिंदगी विक्रम सिंह की तरह ही खत्म हो जाएगी। धड़ाम। फोन कट गया। आर्यन पसीने से भीग चुका था। वह फोन नंबर अब स्विच ऑफ बता रहा था। अगर भेजने वाले ने लिफाफा नहीं भेजा तो किसने भेजा, और वो दूसरा आदमी कौन है जिसने उसे धमकी दी? आर्यन ने मेज पर पड़े डिब्बे को घूर कर देखा। उसे पता था कि उसे अब दोहरा खतरा है। डिब्बे के अंदर क्या है और बाहर वो कौन है जो नहीं चाहता कि वो डिब्बा खोले? आर्यन ने पसीना पोंछा और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। फोन पर मिली धमकी उसके दिमाग में घूम रही थी। लिफाफा मैंने नहीं भेजा। जिसने तुम्हें चाबी दी है वो तुम्हें फंसाना चाहता है। अगर लिफाफा किसी तीसरे व्यक्ति ने भेजा था तो उसका पहला काम था ये पता लगाना कि लिफाफा उसके दरवाजे तक पहुंचाया किसने। बाहर बारिश धीमी हो चुकी थी, लेकिन अब भी छिटपुट बूंदें पड़ रही थीं। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। शिव शक्ति अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मुख्य लिफ्ट के पास लगा था, उसके दरवाजे के पास नहीं। वह नीचे उतरा और मुख्य द्वार की तरफ गया। सिक्योरिटी गार्ड गंगाधर अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। गंगाधर जी, आर्यन ने आवाज दी। गंगाधर हड़बड़ाकर उठा। जी साहब, सब ठीक है? आज रात 11 बजे के आसपास क्या कोई अपरिचित व्यक्ति इस मंजिल पर आया था? आर्यन ने पूछा। गंगाधर ने सोचा। नहीं साहब, इस भयंकर बारिश में कौन आएगा? हाँ, 1 मिनट। आपकी मंजिल पर तो सिर्फ सुब्रमण्यम अंकल ही गए थे। वो हर रात अपनी दवाइयां लेने आपकी मंजिल तक टहलने जाते हैं। आर्यन भौचक्का रह गया। सुब्रमण्यम अंकल? 7वीं मंजिल पर रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत शांत और कम बोलने वाले थे। क्या वो मेरे दरवाजे के पास रुके थे? हाँ, 2 मिनट रुके थे। मैंने सोचा कि वो शायद किसी को आवाज दे रहे होंगे, फिर वो धीरे से वापस आ गए, गंगाधर ने बताया। आर्यन का दिल बैठ गया। क्या सुब्रमण्यम अंकल इस साजिश का हिस्सा थे? एक बूढ़ा शांत पड़ोसी जिसने लिफाफा दिया होगा? आर्यन वापस अपने कमरे में आया और सीधे लिफाफे को उठाया। उसने उसे ध्यान से देखा। कागज पुराना था, लेकिन लिफाफा तुलनात्मक रूप से नया लग रहा था। तभी आर्यन की नजर लिफाफे के पीछे पड़ी। वहां मोम की मोहर के पास काली स्याही का एक धुंधला निशान था, एक छोटा सा अक्षर। उसने उसे जूम करने के लिए फोन की टॉर्च जलाई।
वो निशान एक अंग्रेजी अक्षर जैसा लग रहा था, एस यानी सुब्रमण्यम। नया खतरा कमरे के अंदर। आर्यन को लग रहा था कि वो इस मामले के बहुत करीब पहुंच रहा है। उसने तय किया कि वो सुब्रमण्यम अंकल से बात करेगा, लेकिन पहले उसे डिब्बे को एक सुरक्षित जगह पर रखना होगा। उसने डिब्बे को उठाया और उसे अपने बैग में डालने लगा। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक पतली हल्की सी पानी की धारा अंदर की ओर आ रही है, जैसे बाहर बारिश का पानी अंदर रिस रहा हो। लेकिन ये पानी हल्का लाल था। आर्यन ने अपने जूते उठाए और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने कुंडी हटाई और दरवाज़ा 1 इंच खोला, एक भयानक दृश्य सामने आया। सामने वाले गलियारे की सफ़ेद टाइलों पर खून का एक बड़ा धब्बा पड़ा था और वहीं सुब्रमण्यम अंकल का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उनके दरवाजे के हैंडल पर एक सफ़ेद दस्ताना अटका हुआ था और गलियारे में कोई नहीं था। आर्यन की सांस अटक गई। सुब्रमण्यम अंकल को क्या हुआ? क्या ये सब उसी रहस्यमय डिब्बे की वजह से हुआ है? और अगर अंकल को कुछ हो गया है तो दरवाजे पर खून का धब्बा कौन धो रहा था और उस सफ़ेद दस्ताने का क्या मतलब है? आर्यन के दिमाग में एक पल के लिए पुलिस को फ़ोन करने का विचार आया, लेकिन उसकी उंगलियां ठिठक गईं। अगर उसने अभी फ़ोन किया तो हंगामा होगा और डिब्बे का रहस्य वहीं रुक जाएगा। और अगर सुब्रमण्यम अंकल इस साजिश का हिस्सा थे तो पुलिस उन्हें सबूत मिटाने का समय दे देगी। उसने धीरे से डिब्बे को अपने बैग में डाला और दरवाजे के पास पड़े लाल पानी के धब्बे पर कदम रखा। खून या सिर्फ बारिश में मिला कोई रंग? वो डरते डरते सुब्रमण्यम अंकल के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे बंद न किया हो। हैंडल पर अटका सफ़ेद दस्ताना डॉक्टर के क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले लैटेक्स दस्ताने जैसा लग रहा था। आर्यन ने दस्ताने को छुआ नहीं, बल्कि धीरे से दरवाज़ा और खोला। भीतर का दृश्य। कमरा अंधेरे में डूबा था, सिवाय एक मेज़ लैंप के जो लिविंग रूम के कोने में जल रहा था। चारों ओर चुप्पी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल अभी अभी बाहर गए हों। एक पल का दृश्य। मेज़ लैंप के नीचे एक आधा पढ़ा हुआ अखबार पड़ा था। सोफे पर ऊन का एक अधूरा स्वेटर पड़ा था। सामने की मेज़ पर चाय का एक कप था जिसमें अभी भी हल्की भाप निकल रही थी। यह सब सामान्य था, सिवाय एक चीज़ के। सोफे के ठीक सामने कालीन पर कुछ बड़े गीले जूतों के निशान थे जो अंकल के पुराने स्लीपरों से मेल नहीं खाते थे। ये निशान दरवाजे की ओर से आए थे और रसोई की ओर जा रहे थे। आर्यन ने दबे पांव अंदर कदम रखा। उसकी नज़र बार बार मेज़ पर रखे चाय के कप पर जा रही थी। कौन चाय पी रहा था? अंकल या कोई और? वह रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में कोई नहीं था, लेकिन काली टाइल पर एक सफ़ेद चीज़ चमक रही थी। आर्यन ने उसे उठाया। ये एक छोटा फोल्ड किया हुआ कागज़ था। उसने उसे खोला। कागज़ पर लाल स्याही से एक संदेश लिखा था, अधूरा काम मत छोड़ो। डिब्बा कल रात 12 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे एस का अंत हो जाएगा। यह धमकी नहीं, चेतावनी है। संदेश के नीचे फिर से वही काला एस अक्षर बना था जैसा कि लिफाफे के पीछे था। यह संदेश साफ था, एस का मतलब सुब्रमण्यम है और अपहरणकर्ता चाहता था कि आर्यन डिब्बा उसे लौटा दे। आर्यन को एहसास हुआ, 1. सुब्रमण्यम अंकल को डिब्बे के बारे में पता था। 2. उन्हें ज़बरदस्ती डिब्बा आर्यन को देने के लिए कहा गया होगा। 3. किसी ने अभी अभी उन्हें अगवा किया है। चाय का कप और जूते के निशान बताते हैं कि अगवा करने वाला कुछ देर यहाँ रुका था। आर्यन तेजी से लिविंग रूम की तरफ भागा, जहाँ मेज़ लैंप जल रहा था। उसने अखबार के पन्ने पलटे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नज़र मेज़ लैंप के नीचे मेज़ की लकड़ी पर पड़ी। लैंप की रोशनी में उसे मेज़ पर छोटी सी खरोंच दिखाई दी, जिसके अंदर एक और चीज़ फंसी थी। आर्यन ने धीरे से एक टूथपिक उठाई और खरोंच को कुरेदा। बाहर निकली हुई चीज़ एक टूटा हुआ मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड का कोना था। अगले पल अचानक पीछे के बेडरूम से धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। आर्यन का दिल मुंह को आ गया। उसने तेज़ी से मेमोरी कार्ड के टुकड़े को मुट्ठी में भींचा और दरवाजे की ओर भागा। वो जानता था कि जो कोई भी बेडरूम में है वो उसे वहाँ नहीं देखना चाहता था। आर्यन दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में वापस भागा। उसने बैग से डिब्बा निकालकर मेज़ पर रखा और फिर मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर पसीने से भीगा टूटा हुआ माइक्रो SD कार्ड का टुकड़ा था। कार्ड का एक किनारा बुरी तरह कुचला हुआ था। वो जानता था कि अगर इस कार्ड को ठीक करना है तो उसे किसी पेशेवर की मदद चाहिए, और इस समय आधी रात को वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। तभी उसे याद आया उसका पुराना कॉलेज का दोस्त अमित, जो अब एक निजी डेटा रिकवरी विशेषज्ञ के रूप में काम करता था।
अमित पैसे लेकर किसी का भी डिलीट हुआ डेटा या टूटे हुए ड्राइव से जानकारी निकाल सकता था। आर्यन ने अमित को फ़ोन किया। हेलो अमित, यार एक इमरजेंसी है, मुझे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए, ये बहुत निजी और ख़तरनाक है। अमित शुरू में झिझका, लेकिन जब आर्यन ने $5,000 लगभग 4,15,000 रुपये का ऑफ़र दिया तो वो मान गया। ठीक है, 20 मिनट में मेरे गुप्त ऑफिस आ जाओ, अंधेरी में पुराने गोदाम वाली जगह। और हाँ, कोई तुम्हें देखता हुआ न आए आर्यन, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। डेटा रिकवरी की रात आर्यन तुरंत तैयार हुआ और डिब्बा और टूटे हुए मेमोरी कार्ड को लेकर बारिश में भीगता हुआ अमित के गोदाम ऑफिस पहुंचा। अमित, एक चश्माधारी शांत लड़का, इंतजार कर रहा था। ये क्या है? अमित ने टूटे हुए कार्ड को देखा। यह बुरी तरह टूटा है आर्यन, मैं कोशिश करूंगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अगले 1.5 घंटे तक गोदाम में सिर्फ कीबोर्ड की क्लिकिंग और सोल्डरिंग आयरन की हल्की आवाज गूंजती रही। आर्यन बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मिल गया, अमित चिल्लाया। आर्यन उछल पड़ा। अमित ने टूटे हुए कार्ड को एक बड़े मॉनिटर से जोड़ा। स्क्रीन पर डेटा के फोल्डर खुलने लगे। यहाँ सिर्फ एक फाइल है, अमित ने कहा। ये एक पुराना एन्क्रिप्टेड गुप्त कोड में बंद वीडियो फाइल है। जैसे ही अमित ने एन्क्रिप्शन तोड़ा, वीडियो चालू हो गया। वीडियो का राज? वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब थी। ये एक अंधेरे कमरे में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में विक्रम सिंह वही जमींदार दिखाई दे रहे थे जो कांपते हुए कैमरे के सामने बैठे थे। विक्रम सिंह हांफते हुए बोल रहे थे, अगर तुम ये देख रहे हो, इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूं। मैंने वो सब कुछ, वह सारा काला धन एक जगह छुपा दिया है, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह डिब्बा, हाँ, विक्रम लिखा हुआ यह डिब्बा, इसमें वो चीज नहीं है जो तुम्हें अमीर बनाएगी। इसमें सिर्फ एक चेतावनी है, एक नाम जिसने मुझे फंसाया और जो तुम्हें भी फंसाएगा। मैंने दौलत छुपा दी है, लेकिन उसकी चाबी के लिए तुम्हें एस के पास जाना होगा। एस यानी मेरा पुराना पार्टनर जिसने धोखा दिया, सतीश। सतीश अब मुंबई में कहीं छिपा है, लेकिन सावधान रहना आर्यन, तुम्हारे अपार्टमेंट में एक सुरंग है, एक आंख तुम्हें देख रही है। वीडियो अचानक कट गया। आर्यन और अमित दोनों स्तब्ध थे। एक सतीश, ये फोन करने वाला नहीं बल्कि विक्रम सिंह का धोखा देने वाला पार्टनर है। क्या एस का मतलब सुब्रमण्यम नहीं बल्कि सतीश था? 2 दौलत कहीं और छिपाई गई है और उसकी चाबी सतीश के पास है। 3 सबसे भयानक बात, तुम्हारे अपार्टमेंट में एक सुरंग है। आर्यन तेजी से अपने कमरे के नक्शे को याद करने लगा। सुरंग? किस दीवार में? तभी गोदाम के बाहरी गेट पर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आई। अमित और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। क्या कोई उनका पीछा करते हुए यहां तक आ गया? अमित ने फुसफुसाया, जल्दी यहां से निकलो, पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं ये सब संभालता हूं। आर्यन ने अपने बैग में डिब्बा डाला। जाने से पहले उसने अमित से पूछा, वीडियो में एस से पहले एक और नाम आया था, विक्रम सिंह ने किसका नाम लिया था? अमित ने डरे हुए चेहरे से स्क्रीन पर देखा। यहां लिखा है, उसने कहा था, सावधान रहना, सुदर्शन। अमित के गोदाम से बचकर निकलने के बाद आर्यन सीधे अपने अपार्टमेंट नहीं गया। वो जानता था कि अब उसका कमरा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक आंख उसे देख रही है। उसने रात एक सस्ते मोटेल में बिताई और सुबह होते ही वो उस लकड़ी के डिब्बे के साथ अकेले कमरे में बैठा था। विक्रम सिंह ने वीडियो में कहा था, इसमें वो चीज़ नहीं है जो तुम्हें अमीर बनाएगी, इसमें सिर्फ एक चेतावनी है, एक नाम। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने डिब्बे को अपने सामने मेज पर रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे डिब्बे के अंदर कोई समय बम हो। उसने धीरे से कांपते हाथों से डिब्बे के स्लाइडिंग ढक्कन को पूरा खोला। अंदर का दृश्य आर्यन की उम्मीदों के विपरीत था। न कोई गहना, न कोई सोना। डिब्बा लगभग खाली था। अंदर सिर्फ 3 चीजें थीं जो मखमली कपड़े में लपेटी हुई थीं। एक पुराना जंग खाया हुआ कंपास, दिशा सूचक। 2 एक छोटा सा बिना स्याही वाला चिकना कागज का टुकड़ा। 3 एक सिंगल चांदी का सिक्का जिस पर हाथी का प्रतीक बना था। बस इतना ही? आर्यन निराश हुआ। ये डिब्बे में इतना बड़ा रहस्य, इतनी सारी साजिशों, अपहरण और खतरों के बावजूद। उसने कंपास उठाया। ये काम नहीं कर रहा था। सुई बेतरतीब ढंग से घूम रही थी। उसने सिक्का उठाया, चांदी का सिक्का जिस पर हाथी का प्रतीक बना था, वो प्रतीक जो उसने कहीं नहीं देखा था। अंत में
उसने वो चिकना कागज का टुकड़ा उठाया। उस पर कोई लिखावट नहीं थी, ये खाली था। आर्यन ने हताश होकर डिब्बे को फेंकने का विचार किया। तभी उसे याद आया, विक्रम सिंह ने कहा था एक नाम। उसने कागज को जोर से दबाया, ये देखने के लिए कि क्या ये कोई कार्बन पेपर है। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक पुराने जासूसी उपन्यास में पढ़ी हुई ट्रिक याद की, हीट, गर्मी। उसने मोटेल के कमरे में लाइटर ढूंढा, सिगरेट जलाने वाला, और सावधानी से कागज के टुकड़े को नीचे से हल्का सा गर्म करना शुरू किया। नाम का रहस्य। जैसे ही कागज गर्म हुआ, अदृश्य स्याही, इनविजिबल इंक में लिखा एक नाम धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ। नाम था सुदर्शन गोयल, और नाम के नीचे एक पता लिखा था, अपार्टमेंट 702, शिव शक्ति अपार्टमेंट्स। आर्यन के होश उड़ गए। अपार्टमेंट 702, ये तो उसके ठीक सामने वाला दरवाजा था। इसका मतलब है, एक, सुदर्शन गोयल ही वो व्यक्ति था जिसने फोन पर आर्यन को चेतावनी दी थी, क्योंकि वो जानता था कि आर्यन उसके सामने वाले दरवाजे पर रहता है। 2, सुदर्शन को विक्रम सिंह ने सावधान रहने को कहा था, क्योंकि शायद सुदर्शन ही वो मास्टरमाइंड था जो विक्रम को फंसा रहा था। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि उसका कमरा 703 और सुदर्शन का कमरा 702 एक दूसरे से सटे हुए हैं। और तभी उसे याद आई सबसे भयानक बात, तुम्हारे अपार्टमेंट में एक सुरंग है, एक आंख तुम्हें देख रही है। अगर सुदर्शन गोयल 702 में रहता है तो सुरंग जरूर उसके और आर्यन के अपार्टमेंट को जोड़ती होगी, और वो आंख शायद वो थी जिसने सुब्रमण्यम अंकल को अगवा होते हुए देखा, या शायद वो जो आर्यन को सीधे देख रही थी। अब डिब्बे का काम खत्म हो चुका था। आर्यन जानता था कि असली खतरा और असली जवाब उसके कमरे 703 में है। आर्यन वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान सामान्य से ज़्यादा है। उसने तुरंत डिब्बे और सबूतों को एक सुरक्षित जगह पर छिपाया। अब उसका लक्ष्य था सुरंग। वो अपने कमरे के हर इंच को जांचने लगा, फर्श, छत और चारों दीवारें। उसे याद आया कि रसोई के पास वाली दीवार में तो डिब्बे वाला तहखाना था। उसने अपने बेडरूम की दीवार को थपथपाना शुरू किया। ठक ठक, ठोस आवाज। फिर उसने बेडरूम और बाथरूम को अलग करने वाली दीवार को थपथपाया। ठक, ठोस। अंत में उसने उस दीवार को थपथपाया जो कमरा 702 से सटी हुई थी। ठक, ठोस, ठक, ठोस, डब डब, खोखली आवाज। दीवार के बीचों बीच फर्श से लगभग 2 फुट ऊपर एक जगह थी जो साफ तौर पर खोखली थी। आर्यन ने धीरे धीरे सावधानी से उस खोखले हिस्से का प्लास्टर खुरच दिया। वहां एक और धातु का पैनल सामने आया। ये पैनल डिब्बे वाले पैनल से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस पैनल पर कोई चाबी का छेद नहीं था, बल्कि किनारे पर एक छोटा सा सफेद बटन था। आर्यन ने बटन दबाया। एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से बटन दबाया। क्लिक क्लिक क्लिक। हल्की मशीनी आवाज के साथ वो धातु का पैनल अंदर की ओर धंस गया और एक तरफ खिसक गया, जिससे एक अंधेरी तंग सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर से पुरानी मिट्टी और सीलन की भयानक बदबू आ रही थी। सुरंग इतनी बड़ी थी कि कोई आदमी झुककर आसानी से इसमें चल सकता था। आर्यन को विक्रम सिंह के शब्द याद आए, एक आंख तुम्हें देख रही है। उसने हिम्मत करके सुरंग के अंदर झांका। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, उसे सुरंग के दूसरी ओर सुदर्शन गोयल के अपार्टमेंट 702 की ओर एक पतला सा तार दिखाई दिया। वो तार एक छोटे शक्तिशाली कैमरे से जुड़ा था, जो ठीक उस जगह पर लगा था जहां से आर्यन के पूरे कमरे का स्पष्ट दृश्य मिलता था। विक्रम सही था, वो आंख उसे देख रही थी। सुदर्शन गोयल उसका सामने वाला पड़ोसी ही वो व्यक्ति था जो आर्यन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये जानता था कि उसने कब अलमारी हटाई, कब डिब्बे को खोला और कब वो बाहर गया। आर्यन को एहसास हुआ कि सुदर्शन गोयल ने उसे फोन करके जानबूझकर चेतावनी दी थी, ताकि वो डिब्बे को न खोले और डब्बे को कहीं और छुपा दे, जिससे सुदर्शन को डिब्बा सुरक्षित मिल जाए। आर्यन को अब पता था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। उसे सुरंग पार करके सुदर्शन गोयल के अपार्टमेंट में जाना था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने सुरंग में पहला कदम रखा, चट, कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा और सुरंग का मुहाना घने अंधेरे में डूब गया। तभी उसके पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, देर कर दी आर्यन, मुझे पता था कि तुम सुरंग ढूंढ लोगे। अब वो डिब्बा मुझे दे दो। आर्यन की सांस अटक गई। कमरे में कोई और था। उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की। वो आवाज वही थी जिसने उसे धमकी दी थी। आर्यन की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगीं। उसने धीरे से सिर घुमाया। कमरा इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया,
लेकिन वो व्यक्ति वहां था और उसकी मौजूदगी हवा में ठंडक घोल रही थी। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। वही जिसने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। अंधेरे से आवाज़ आई। ये आवाज़ गूंजती हुई और भयानक थी, शायद जानबूझकर बदली हुई। और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वो डिब्बा कहाँ है? आर्यन ने हिम्मत करके पूछा। तुमने सुब्रमण्यम अंकल को अगवा क्यों किया? क्या तुम सतीश हो? दूसरी ओर से एक अजीब सी सूखी हंसी आई। सतीश तो बस एक नाम है आर्यन। इस खेल में हर नाम एक मोहरा है। सुब्रमण्यम, वह मेरी मजबूरी थी। उसने मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हें वो लिफाफा क्यों दिया? क्या वो सिर्फ मेरा नहीं था? आर्यन को अचानक एक चीज समझ आई। अगर ये आदमी सुब्रमण्यम अंकल के अपहरण के बारे में जानता है तो शायद ये वही है जो उन्हें अगवा करने आया था, लेकिन वो असली मास्टरमाइंड नहीं है। आर्यन धीरे धीरे सुरंग के मुहाने से हटकर मेज की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसने सुबह चांदी का सिक्का रखा था। तुम सुदर्शन गोयल नहीं हो? आर्यन ने फुसफुसाया। बहुत देर हो गई है आर्यन, डिब्बा दो। आर्यन अब मेज के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी उंगलियों से सिक्का टटोला और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम लोग विक्रम सिंह की दौलत चाहते हो, आर्यन ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा। और मुझे ये भी पता है कि उस दौलत की चाबी सतीश के पास नहीं है, बल्कि उस सिक्का में है। तुमने ये सिक्का ढूंढने के लिए सुब्रमण्यम को मारा होगा और अब तुम मुझे मारोगे। पीछे खड़े व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली। तुम चालाक हो, लेकिन तुम सिर्फ एक मोहरा थे जिसे यहां तक खींच कर लाया गया, और तुमने सिक्का ढूंढ लिया। अब उसे फेंक दो और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। आर्यन के दिमाग में एक विचार कौंधा। कंपास खराब था, लेकिन हो सकता है कि चांदी का सिक्का जिस पर हाथी का प्रतीक था उस कंपास से जुड़ा हो। आर्यन ने एक ही झटके में सिक्का हवा में उछाला, जिससे सिक्का छन की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क गया। और उसी पल आर्यन ने मेज पर रखा हुआ जंग खाया हुआ कंपास उठाकर पीछे खड़े व्यक्ति की दिशा में पूरी ताकत से फेंक दिया। कंपास उस व्यक्ति के माथे पर धड़ाम से लगा। वो व्यक्ति लड़खड़ाया और उसके हाथ से कुछ भारी चीज जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगी। वो एक पिस्तौल थी। आर्यन ने अंधेरे का फायदा उठाया और तुरंत जमीन पर गिरे हुए चांदी के सिक्के को टटोलने लगा, जबकि दूसरा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए पिस्तौल को टटोल रहा था। आर्यन का हाथ सिक्का पर पड़ा। उसने उसे मजबूती से पकड़ा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। कंपास से टकराने के बाद अंधेरे में भी उस व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा दिखाई दिया। यह चेहरा गुस्से और पीड़ा से भरा था, लेकिन यह आर्यन को परिचित लग रहा था। यह न तो सुदर्शन था, न सुब्रमण्यम। यह चेहरा। आर्यन ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल पीछे खड़े व्यक्ति ने जमीन से पिस्तौल उठा ली। अरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? ये आवाज आर्यन के बचपन से उसके कान में गूंजती थी। ये वही धीमी, डरावनी आवाज थी, लेकिन इस बार वो पहचान गया। आर्यन मुड़ा और पिस्तौल की बैरल की नोक पर अंधेरे में अपने सामने खड़ा था। उसका अपना बचपन का दोस्त, जिसे उसने रात में फोन किया था और जिसने डेटा रिकवरी की थी। अमित आंखों में खूनी चमक लिए पिस्तौल ताने खड़ा था। तू? अमित? आर्यन हकलाया। हाँ, मैं ही सतीश हूं आर्यन। सुदर्शन मेरा आदमी है, और मैंने ही तुम्हें यह डिब्बा दिलवाया ताकि तुम मेरे लिए उस दौलत की चाबी ढूंढ सको। उस सिक्का को मुझे दो, वरना। अमित की पिस्तौल से आग का एक छोटा सा गोला निकला और गोली आर्यन के कान के ठीक बगल से गुजर गई, जिससे दीवार में एक गड्ढा हो गया। आर्यन के हाथ में अब सिक्का था। सामने उसका दोस्त, धोखेबाज अमित सतीश, पिस्तौल ताने खड़ा था। दरवाजे के बाहर उसे भागने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड मिलने वाले थे। आर्यन अब पूरी तरह फंस चुका है। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही सतीश है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके एक हाथ में विक्रम सिंह की दौलत का एकमात्र सुराग यानी सिक्का है, और दूसरे हाथ में जंग लगा कंपास। क्या आर्यन पिस्तौलधारी अमित को चकमा देकर बच निकलेगा? और क्या वो उस सिक्का और कंपास का रहस्य सुलझाकर सुब्रमण्यम अंकल को बचा पाएगा? ये कहानी का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। एक तरफ धोखेबाज दोस्त की पिस्तौल, दूसरी तरफ विक्रम सिंह की शापित दौलत का राज। क्या आर्यन उस सिक्का और जंग लगे कंपास का रहस्य सुलझा पाएगा? क्या वो सुब्रमण्यम अंकल को सतीश के चंगुल से बचा पाएगा? दोस्तों, खोया हुआ पत्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमित की गोली किसे लगी, चांदी का सिक्का और कंपास का क्या संबंध है, और विक्रम सिंह की दौलत कहां छिपी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि पार्ट 2 में क्या होगा, और सबसे जरूरी, द सस्पेंस सागा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 का धमाका जल्द ही होगा। तब तक के लिए जुड़े रहें
और इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करें।